अगर ध्यान से देखा जाए ना तो पेनिनसुलर रिवर्स और हिमालयन रिवर्स एक जैसे बिल्कुल भी बिहेव नहीं करती हैं। हाँ, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। और यही एग्जाम का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ये टॉपिक हर तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी या रेलवेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनते हैं। इसलिए जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं इसे बहुत ध्यान से समझना। कल हम लोग इसके पिछले वीडियो में हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। आज का डीप डाइव सच में बहुत मजेदार होने वाला है। स्वागत है जीवितेश की पाठशाला में इस विस्तृत चर्चा में। ये नोट्स मेरे खुद के प्रिपरेशन के टाइम के हैं, इसलिए सभी को एकदम एग्जाम ओरिएंटेड और इजी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो शुरुआत कहाँ से करें हम? सबसे पहले उनके बहाव की दिशा से। पॉइंट ये है कि 77% नदियां पूर्व यानी ईस्ट की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। राइट। जबकि केवल 23% नदियां पश्चिम यानी वेस्ट की ओर बहकर अरब सागर में जाती हैं। ऐसा भेदभाव क्यों? ज्यादातर नदियां ईस्ट में ही क्यों जा रही हैं? देखो, यहीं पर सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप छुपा है। एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि भारतीय प्रायद्वीप यानी इंडियन पेनिनसुला का मुख्य झुकाव ईस्ट की तरफ है। ओ, मतलब जमीन का नेचुरल टिल्ट ही उस तरफ है। एकदम सही। इस टिल्ट की वजह से 77% नदियां नेचुरली ढलान का पालन करते हुए ईस्ट की तरफ चली जाती हैं। अच्छा, अब दिशा से जुड़ा एक और बड़ा कनेक्शन देखते हैं। पॉइंट ये है कि ईस्ट की ओर जाने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, जबकि वेस्ट वाली नदियां एस्चुरी बनाती हैं। इस टेक्निकल कॉन्सेप्ट को थोड़ा आसान भाषा में तोड़कर समझाओ। जरूर। पहले वेस्ट वाली नदियों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये नदियां ना रिफ्ट वैली से होकर आती हैं। तो इनका बहाव बहुत तेज होता होगा। सही पकड़ा, बहाव तेज होता है और इनका मुहाना बहुत शार्प यानी तीखा होता है। ये अपने साथ उपजाऊ मिट्टी या गाद बहाकर नहीं लाती हैं। इस शार्प मुहाने को ही एस्ट्रेरी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? जैसे नर्मदा और तापी नदियां। और डेल्टा का क्या फंडा है? ईस्ट की तरफ जाने वाली नदियों का बहाव काफी धीमा होता है। ये समुद्र से मिलने से पहले त्रिकोणीय जमाव करती हैं। यानी मिट्टी को ट्रायंगल शेप में स्प्रेड कर देती हैं। बिल्कुल, और इससे तटीय मैदानों में अत्यधिक उपजाऊ जमीन बनती है, जिसे डेल्टा कहते हैं, जैसे गंगा और गोदावरी बनाती हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आगे बढ़ते हैं उन 23% नदियों की तरफ जो वेस्ट में बहती हैं, दी अरेबियन सी क्लब। इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हाँ, क्योंकि यहाँ नर्मदा और तापी नदियों को जुड़वां बहनें या ट्विन सिस्टर्स कहा गया है। ये नदियां प्रायद्वीप के सामान्य झुकाव के उल्टी बहती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये रूल ब्रेकर्स हों। ये कैसे संभव है? इसका एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है, पर लोग कंफ्यूज होते हैं। ये नदियां मुख्य रूप से रिफ्ट वैली यानी दो पहाड़ों के बीच बनी गहरी घाटी से बहती हैं। ओ, तो उन घाटियों का ढलान वेस्ट की तरफ है। हाँ, इसीलिए ये प्रायद्वीप के जनरल टिल्ट को फॉलो नहीं करती। नर्मदा की बात करें, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, तो ये अमरकंटक पठार से निकलती है। और इसकी लोकेशन भी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। ये उत्तर में विंध्या पर्वत और दक्षिण में सतपुरा पर्वत के बीच बहती है ना? राइट। और दक्षिण में सतपुरा की धूपगढ़ चोटी का भी उल्लेख होता है। नर्मदा पर कई प्रमुख बांध भी हैं, जैसे सरदार सरोवर, महेश्वर, ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर। पर एक एग्जाम फैक्ट जो सीधे पूछा जाता है वो है जबलपुर के पास बनने वाला धुआंधार जलप्रपात। ये नर्मदा पर ही बनता और बहुत फेमस वाटरफॉल है। अब दूसरी बहन तापी की बात करें तो वो कहाँ से आती है? तापी नदी मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट से निकलती है, जो मध्य प्रदेश में है, और ये सतपुरा के दक्षिण में बहती है। और तापी की मुख्य सहायक नदी पूर्णा है। ये एक डायरेक्ट फैक्ट है जो स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए। एक और नदी है साबरमती। ये दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ यानी अरावली रेंज से निकलती है। अच्छा, और तापी तथा साबरमती दोनों सूरत और खंबात की खाड़ी के पास अरब सागर में मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या वेस्ट में बहने वाली सभी नदियां समुद्र तक पहुंच पाती हैं? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। यहाँ एक मजेदार फैक्ट है लूनी नदी के बारे में। ये परीक्षाओं का फेवरेट सवाल है। लूनी नदी है ना? इसको नोट्स में मौसमी या एफेमेरल नदी बताया गया है। सही कहा। ये पुष्कर से निकलती है लेकिन किसी समुद्र में नहीं गिरती। तो फिर पानी जाता कहाँ है? ये कच्छ के रन में ही जमीन के अंदर गायब हो जाती है। क्या आप बात करो, जमीन में ही गायब? हाँ, इसीलिए ये एग्जाम ट्रैप है। इसके अलावा माही नदी का भी जिक्र करना जरूरी है। ये विंध्य से निकलकर राजस्थान और गुजरात पार करती है। और वेस्ट फ्लोइंग में कुछ तटीय यानी कोस्टल नदियां भी आती हैं। उनका तेजी से उल्लेख कर लेते हैं। जरूर। केरला की पेरियार नदी जो वहां की सबसे लंबी नदी है, और साथ में भारतापुजा और पंबा।
गोवा की मांडोवी और जुआरी नदियां भी इसी क्लब में आती हैं। और कर्नाटका की शरावती नदी को मत भूलना, वहीं पर प्रसिद्ध जॉग फॉल्स और कुंजिकाल जलप्रपात स्थित हैं। राइट, ये कोस्टल नदियां छोटी होती हैं पर इनका बहाव बहुत तेज होता है। अब वापस चलते हैं उन नदियों की ओर जो ढलान के साथ बहती हैं और 70% ड्रेनेज कवर करती हैं। द बे ऑफ बंगाल क्लब। ये सच में दिग्गज नदियां हैं। इनका नॉर्थ से साउथ का क्रम यूपीएससी का बहुत फेवरेट सवाल है। सीक्वेंस कुछ इस तरह है। सबसे ऊपर सुबर्णरेखा, फिर ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और सबसे आखिर में कावेरी। ये सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। इस लिस्ट में मैं दामोदर नदी का स्पेशल उल्लेख करना चाहता हूँ। ये छोटा नागपुर से निकलती है और भारत की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का हब मानी जाती है। क्योंकि आयरन और स्टील प्लांट्स के लिए इस नदी का पानी बहुत क्रूशियल है। और एक और नदी है ऋषिकुल्या नदी, जो गंजम तट पर है। ये किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऋषिकुल्या नदी ऑलिव रिडली कछुओं के मास नेस्टिंग के लिए जानी जाती है, जिसे अरेबादा कहते हैं ना। एकदम सही। ये इकोलॉजी और ज्योग्राफी का डायरेक्ट कनेक्शन है। अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं महानदी पर। इसे ओडिशा का जायंट कहा जाता है। उद्गम इसका दंडकारण्य पठार रायपुर के पास से होता है। और इसका बेसिन 2 स्टेट्स में बनता है। 53% बेसिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है और 47% ओडिशा में। पॉइंट ये भी है कि महानदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? सियोनाथ, हसदेव, मांड, इब, तेल, जोंग और ओंग, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और इस नदी पर एक ऐसी चीज बनी है जो भारत के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स में से एक है। तुम हीराकुंड बांध की बात कर रही हो ना? हाँ, हीराकुड डैम। इसने उस पूरे क्षेत्र का ज्योग्राफी और इकोनॉमी कंप्लीटली चेंज कर दिया था। वाकई। महानदी के बाद अब साउथ की दिग्गज नदियों का सेक्शन आता है। द रॉयल साउथ, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इनमें गोदावरी तो प्रायद्वीप की निर्विवाद रानी है। बिल्कुल। पॉइंट यह है कि इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक में त्रिंबक पठार से होता है। और इसका बेसिन बहुत विशाल है। 49% महाराष्ट्र में, 20% मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और बाकी का हिस्सा आंध्र प्रदेश में है। इसकी सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज को समझे तो उनमें आती हैं वारधा, प्राणहिता, मंजीरा, पेंगांगा, सबरी और इंद्रावती। ये डायरेक्ट सवाल बन सकता है एग्जाम में। उसके बाद बारी आती है कृष्णा नदी की, जो डैम्स और नेशनल पार्क्स के लिए फेमस है। पॉइंट यह है कि इसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से होता है। इसकी सहायक नदियों की लिस्ट काफी लंबी है। कौन कौन सी हैं लिस्ट में? मूसी, भीमा, सीना, घटाप्रभा, मालाप्रभा और तुंगभद्रा आते हैं। एक चीज और, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में एक बहुत फेमस लेक है, कोलेरू झील। हाँ, ये एक मीठे पानी की झील है। साथ ही कृष्णा नदी पर अति महत्वपूर्ण नागार्जुन सागर बांध भी स्थित है। ये फैक्ट एग्जाम प्रेप वाले स्टूडेंट्स को टिप पे याद होना चाहिए। सही बात है। अब चलते हैं साउथ के राइस बोल की तरफ, यानी कावेरी नदी। ये सबसे दक्षिण की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, जिसे ताला कावेरी कहते हैं, वहां से होता है। इसकी ट्रिब्यूटरीज बताओ। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं हेमावती, अर्कावती, काबिनी और अमरावती। कावेरी पर एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि इस पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम मौजूद है। और इसका डेल्टा अत्यधिक उपजाऊ जमीन बनाता है। इसी उपजाऊ मिट्टी के कारण इसे तमिलनाडु का राइस बोल यानी धान का कटोरा कहा जाता है। ये सीधा बता रहा है कि रिवर्स कैसे इकोनॉमी को ड्राइव करती हैं। एकदम। तो अब इस पूरी चर्चा का एक क्विक रिवीजन यानी रिकैप कर लेते हैं। रिफ्ट वैली से बहने वाली नदियां कौन सी हैं? नर्मदा और तापी। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। कच्छ के रन में विलुप्त होने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी। और शिवासमुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर। झीलों का भी एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चिल्का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और केरला की वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। इस विश्लेषण से एक अल्टीमेट इंसाइट निकल कर आती है। 77% बनाम 23% का विभाजन या एस्चुरी और डेल्टा का निर्माण, ये सब इस बात का प्रमाण है कि ज्योग्राफी किस तरह नदियों का और अंततः इंसानी सभ्यताओं का भाग्य तय करती है।
सच में, जहां डेल्टा बने वहां खेती हुई और आबादी बसी। और इसी के साथ याद दिला दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने हिमालयन रिवर्स वाला पिछला भाग नहीं देखा है, उन्हें वो जरूर देखना चाहिए, वरना ये विषय अधूरा रहेगा। दोनों पार्ट्स देखकर ही पिक्चर क्लियर होगी। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी ही आपको सिलेक्शन तक ले जाएगी। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताएं, और जीवितेश की पाठशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जाते जाते मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ सबके लिए। जरा सोचिए, अगर लाखों साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स ने इंडियन पेनिनसुला को ईस्ट की ओर नहीं झुकाया होता, तो क्या आज हमारे पूर्वी तट पर कावेरी या गोदावरी के वो उपजाऊ डेल्टा मौजूद होते, जिन्हें आज हम धान का कटोरा कहते हैं? बिल्कुल। भूगोल का एक छोटा सा झुकाव पूरे देश का कृषि इतिहास बदल सकता है। इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा।